बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की जानिब से स्कूल वैन पर होने वाला हमला, जिसमें 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं। एक बार फिर दहशत गर्दी के इस पार से होने वाली जो है वो नेटवर्किंग की हकीकत को सामने ले आया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर कोयटा पहुंचकर सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया है, जबकि सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक दुश्मन रिवायती जंगों में शिकस्त के बाद अब बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। साथ ही ये सवाल भी जन्म ले रहा है कि असल तनाज़ा यानी कश्मीर आज भी उसी शिद्दत के साथ अपनी जगह मौजूद है और उसमें से किसी भी वक्त चिंगारी भड़क सकती है। दूसरी तरफ भारत की बढ़ती हुई बहरी सरगर्मियों और दिफाई तैयारियों ने खित्ते में अमन पर जो है वो नए सवालात उठा दिए हैं। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, जो कि दिफाई तजज़ियाकार हैं। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। आज एक अफसोसनाक वाकया खुजदार में जो है वो पेश आया है, उस पर क्या कहेंगे गजनफर साहब आप? बहुत अफसोसनाक वाकया है जिसमें दोबारा छोटे बच्चों की गाड़ी है, वैन है, उसको टारगेट किया गया। अब इससे पहले भी एपीएस में भी आपको पता है हमारे तरफ छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी शहीद हो गए थे और इसके अंदर भारत पूरी तरह से पूरी तरीके से स्पॉन्सर होता है। खास यानी इस्तेमाल तो वो लोग हो रहे हैं जो बीएलए और बीआरए और जितने ये किस्म के तंजीमात हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं और जो भारत की गोद में खेल रही हैं, और भारत ने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया अजीत कुमार डोभाल ने कि हाँ जी हम जो है वो इनकी फंडिंग करते हैं, इनके जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं। और एक अभी रिसेंटली रॉ के डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली बयान की गई थी उनकी स्ट्रैटेजी के तौर पर कि हम पाकिस्तान के ऊपर जो पहलगाम वाला वाक़या जो है उसके ऊपर हम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम जो ये बीएलए बीआरए और इन किस्म की जो दहशतगर्द हैं इनको इंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिज्म ये जो है इनकी दहशतगर्दी की वारदातों का स्कूल बढ़ा देंगे। अभी सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या होता है जो भारत ने खुद करवाया था, उसमें भारत पूरी तरह इन्वॉल्व था। और आपको पता है वहाँ पे दुनिया कह रही है कि भारत ने किसी भी किस्म का सबूत पाकिस्तान के बारे में इन्वॉल्व देने से इनकार कर दिया। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के मस्जिदों पे और जो मदरसे हैं उन पे हमला कर दिया कि जी ये दहशतगर्दी के सेंटर में हम हमला करें। तो सवाल ये पैदा होता है आज के हवाले से बताइएगा, खुजदार वाला जो वाकया है एक अफसोसनाक वाकया, बच्चों के ऊपर हमला कर देना। माजी में भी एक हमला हुआ था जिसका आपने जिक्र भी किया एपीएस, मगर आज का जो वाकया है छोटे बच्चे स्कूल में जो है वो तालीम हासिल करने के लिए स्कूल वैन को जो है ना वो निशाना बनाया गया। ये कौन सी कार्रवाई है? अगर स्पॉन्सर्ड, क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड भारतीय स्पॉन्सर्ड है और लोकल है यहाँ के लोग, मगर जो फंडिंग है जो स्पॉन्सर्ड है वो भारत की तरफ से है। तो जो जंग में शिकस्त हुई है उसका जो अजाला करने की कोशिश अगर भारत कर भी रहा है तो वो इतना बुज़दिलाना कार्रवाई करी है कि बच्चों को निशाना बनाया उसने। मैं आपसे यही तो कर रहा था जो आपने दरमियान में दोबारा सवाल कर दिया। मैं आपको यही तो बैकग्राउंड बता रहा था कि भारत ने पहलगाम का हमला जो हुआ था उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, मिसाइल मारे थे मस्जिदों में और मदरसों में। तो अब जवाब तो ये बनता है कि पाकिस्तान को भी कुछ उठा के दोबारा मिसाइल जो है वो भारत के कुछ दहशतगर्दी की जो टारगेट है जहाँ वो दहशतगर्दों की ट्रेनिंग करते हैं, जो कैंप हैं जो गुजरात में मौजूद हैं, जो जम्मू में मौजूद हैं, तो इसका जवाब तो यही बनता है कि पाकिस्तान दोबारा 2 मिसाइल उनके ऊपर मार दे ताकि उनको सबक मिले और उनको पता चले कि अगर वो इस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में रहेंगे तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, इसलिए कि हम इस चीज़ को बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर चीज़ों के, हमने हमेशा इस बात को गलत तस्वुर किया है कि आप फौरन जो है नी जट रिएक्शन करते हैं। भारत तो ये करके पाकिस्तान को बदनाम। अब जरूरत किस अमर की है? जरूरत इस अमर की है कि जो इस चीज़ के मुताबिक जितने सबूत हैं और इस किस्म की दहशतगर्दी के मुताबिक नरेंद्र मोदी का और अजीत कुमार डोभाल का जितना बयानिया है, जो उसकी तकरीर का रुख है जिसमें वो ये कहता है कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करेंगे,
वो तमाम का तमाम जो है वो इंटरनेशनल, अब इस वक्त कल यूनाइटेड नेशंस के सामने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने और दुनिया की जो लीडिंग एजेंसीज हैं, दुनिया के जो ममालिक हैं, उनके सामने इस चीज को रखना चाहिए कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है या बनवा रहा है। अब जब बनाना या बनवाना है, उस दोनों के अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट आती है, उनकी जो रॉ एजेंसी है उसकी इन्वॉल्वमेंट आती है, और उसके साथ साथ जो मैंने कहा रॉ के जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं वो उसके साथ दुनिया को दिखाई जाएं कि ये उनकी स्ट्रेटेजी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम पहले पाकिस्तान पे हमला करेंगे, अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो हम बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ग्रुपों की जो कार्रवाइयां हैं उनको कहेंगे कि आप अपनी कार्रवाइयां तेज कर दो। अब इसके जिस वक्त भारत को मुंह पे दोबारा थप्पड़ नहीं मारा जाएगा, जिस वक्त उसको दोबारा टैकल नहीं किया जाएगा, वो इस किस्म की कार्रवाइयों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे गलाजत और जलालत से भरा हुआ एक लीडर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसके बाप का नाम आज तक पूरी दुनिया में और भारत में किसी को पता नहीं है, जिसकी डिग्री, जिसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठते हैं, उसके खड़े होने पे सवाल उठते हैं, उसकी मौजूदगी पे बहुत बड़े बड़े लोग सवाल उठाते हैं। तो वो जो चीजें हैं, अब ये बच्चों से किसी की लड़ाई होती है, आप मुझे बताइए ये इसका क्या तुक है? अगर भारत से लड़ना है तो आके लड़े, मुझसे लड़े, हमसे लड़े आके। जब लड़ते हैं मार खाता है फिर झूठ बोलता है। तो ये दूसरी बात, ये छोड़ दीजिए कि उसको वहां वो शिकस्त तो उसको हुई है, लेकिन ये काम जो आप बता रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर जो ग्रुप है इनकी जो दहशतगर्दी की बात, ये तो उससे पहले भी कर रहे थे, हम खामोश बैठे हुए थे, वो कर रहे थे। अब एक एक इनके जो ट्रेनिंग कैंप है वहां पे एक एक बम फेंका जाए, एक एक मिसाइल मारा जाए इनके ट्रेनिंग कैंपों के, ताकि इनको पता चले। और पाकिस्तान को भी कोई ऐसा तरीकाकार इनडायरेक्टली इस वक्त इख्तियार करना चाहिए जहां पे जो इनके लीडर हैं, ये जो भाग के अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, स्विट्जरलैंड में बैठे हैं और बाहर बैठे हुए हैं, उनको इनडायरेक्ट तरीके से अपना इंगेज करें, उनको इनडायरेक्ट तरीके से हिट करें। तो यही तरीकाकार होता है, मुसैद भी यही करती है। उससे क्या किया वो हमास के लीडरों के साथ, और वो जो बेचारे अपनी एक जंग लड़ रहे थे, ये लोग तो वो हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। तो हमें बहुत सारे तरीकाकार इख्तियार करने की जरूरत है। रोजाना हम ये चीज बर्दाश्त कर करके तंग आ चुके हैं। अच्छा गजफर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि जैसे भारत ने एक अपना ये जो हमला हुआ था कश्मीर में हालिया दिनों में, जिसके बाद पाक भारत कशीदगी भी शिद्दत इख्तियार कर गई थी, उसने बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने जो है वो दहशतगर्दी जो है वो ये करवाई है, और फिर उसके बाद मिसाइल जो है वो दाग दिए पाकिस्तान के ऊपर, और हमारी मसाजिद और जो सिविल जगहें हैं उनको भी जो है सिविलियंस को भी निशाना बनाया। तो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि भारतीय ट्रेनिंग पे जो है वो मिसाइल दागे जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में जो मौजूद दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान भी इसी तरीके से रिटेलिएट कर सकता है कि भारत स्पॉन्सर्ड ये हमला भारत ने करवाया है और पाकिस्तान इसका जो है वो जवाब दे और उनके भी जो दहशतगर्दी के ठिकाने उनको निशाना बनाए? भाईजान मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि भारत के अंदर जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, जहाँ जैसे आपने राजौरी में एक दहशतगर्दी का ठिकाना था जहाँ वो दहशतगर्दों को ट्रेन करते थे, जम्मू में भी इस किस्म का एक है, गुजरात में भी इस किस्म के ठिकाने हैं। तो अब हमें भी चाहिए कि उन ठिकानों को दोबारा एंगेज करें, फिर जो होगा देखा जाएगा। भारत इस तरह तो बाज नहीं आएगा जब तक आप उसकी नाक नहीं मरोड़ेंगे, जब तक आप उसको थप्पड़ नहीं मारेंगे मुंह पे, क्योंकि वो लोग हैं जिस वक्त जिनको जूता मुंह पे नहीं मारेंगे तो वो नहीं समझेंगे। वो शराफत की जबान समझता ही नहीं है नरेंद्र मोदी और उसके जो चेले चिपड़ते हैं, ये जो अजीत कुमार डेविल टाइप लोग हैं। आपने नहीं सुना गार्डियन ने जो खबर लगाई थी, और हमने उस खबर को एक कान से सुना था, दूसरे से उड़ा दिया था हमारे यहाँ कि जी भारत, गार्डियन ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की टारगेट किलिंग की है जो भारत के अंदर जो जिनको वो अपना दुश्मन समझता था। तो हम कैसी इस किस्म का काम क्यों नहीं कर सकते या करवा सकते? तो जब तक हम ये काम नहीं करेंगे जावेद मंगल, डॉक्टर अल्ना, इस किस्म के लोगों के खिलाफ, इनके ग्रुप्स के खिलाफ, उस वक्त तक ये बात नहीं आएंगे। सिर्फ जाके पॉलिटिकल एक रिकंसिलेशन की तो जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल रिकंसिलेशन या पॉलिटिकल इनिशिएटिव हमेशा जो होते हैं वो काइनेटिक मैयत के साथ चलते हैं, और काइनेटिक मैयत जो है वो पॉलिटिकल इनिशिएटिव के साथ चलते हैं। या तो उनको एंगेज करें, या तो बलूचिस्तान की हुकूमत का काम है कि जो कोशिश करे कि जो लोग इस तरह मिस डायरेक्ट हो गए हैं या जो गलत तरीके से
जिनको बाहर ले जाके चला गया। अब रोजाना तो हम मिसिंग पर्सन का केस करते हैं। अब ये जितने दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो गए ये वही मिसिंग पर्सन है जिनका केस आप पाकिस्तान की इस्लामाबाद में बाकी जगहों पे लड़ रहे होते हैं और मारक ब्लोक जैसे लोग जो है वो आगे खड़े होते हैं। खुदा के वास्ते। अच्छा गजनफर साहब, ये फरमा दीजिए, खुलदार हमले के बाद क्या हुकूमत की जो मौजूदा पॉलिसी है वो काफी है या इसमें मजीद तब्दीली की जरूरत है? अगर पॉलिसी काफी होती तो अभी तक चीजें कंट्रोल ना हो गई होती। बिल्कुल कंट्रोल हो जाना चाहिए था ना। अगर ये पहला हमला तो नहीं हुआ है, इससे पहले जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ था, उससे पहले कोयटा रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ था, उसके बाद अपना पेशावर में मस्जिद पे हमला हुआ था। ये जो पिछला क्राइसिस गुजरा है ये तो पाकिस्तान ने वो जवाब दिया है जो हमला भारत से पाकिस्तान ने भारत से पाकिस्तान के ऊपर किया था और पाकिस्तान ने उसका बड़ा मौसर जवाब दिया है और हर उस जगह को हिट किया जहां से भारत ने पाकिस्तान को हिट किया था। हर जगह उस जगह को तबाह बर्बाद किया जहां से भारत या डायरेक्ट इन्वॉल्व था या सपोर्ट बेसिस में इन्वॉल्व था या टैक्टिकल बेसिस में इन्वॉल्व। हुकूमती पॉलिसी की इस वजह से बात कर रहा हूं क्योंकि वजीर आजम साहब ने जो इलेक्शन हुए, इलेक्ट होने के बाद बतौर वजीर आजम 2 दफ़ा जो आज का मिला के 2 दफ़ा जो है वो बलूचिस्तान का विजिट किया है, जिसमें दोनों दफ़ा में जब दहशतगर्दी के इंसिडेंट हुए हैं जब भी वजीर आजम साहब जो है वो उन्होंने बलूचिस्तान का दौरा किया है। तो क्या ये सही है इस तरीके से एक वजीर आजम, क्योंकि मुल्क का वजीर आजम है और जब इंसिडेंट होता है जब भी वजीर आजम साहब वहाँ पे जाते हैं? मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ ना, मुद्दा तो ये होना चाहिए कि वहाँ पे कोई ऐसा आपको, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वहाँ पे कोई ऐसी हाई लेवल, एक तो एपेक्स कमेटी तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपने ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी है जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद रह के वहाँ पे लोगों को भी एंगेज करे, वहाँ का इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो गियर अप करने की जरूरत है। उस गियर अप सिस्टम में लोकल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है उसको गियर अप करने की जरूरत है ताकि इस किस्म की जो अनासर मूव कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगह के, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो बहुत बड़ा इलाका है। आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका, वहाँ पे बहुत सारी जगहें ऐसी है जो आबाद नहीं है। हर जगह को ट्रुप से कवर करना, हर 1 फुट पे सिपाही बिठाना भी पॉसिबल नहीं है, हर 1 फुट पे FC बिठाना भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें ऐसे हब बनाने हैं जो ऑपरेशनल हब भी हो और इंटेलिजेंस हब भी हो, और इनकी ये जो लोग हैं जो उनके अंदर वहाँ पे भी बहुत सारे फैसिलिटेटर रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अब ये पॉलिसी बनाना तो आपके अंदर यहाँ पे कोई ऐसा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए जो है वो एक सेंट्रल अदारा अगर होता नेक्टा टाइप और वो कोई पॉलिसी बना रहा होता तो हो सकता है कि हर इंसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर को जाने की जरूरत ना पड़ती, बल्कि कंटिन्यूटी में कुछ काम हो रहे होते, कुछ लोगों को ये काम तफवीज किए गए होते। तो अब इस तरह तो कब तक ये काम चलेगा, मुझे तो नहीं समझ आती। इस तरीके से गजनफर साहब, क्योंकि हुकूमती पॉलिसी की अगर हम बात कर रहे हैं और मैंने जैसे बताया कि वज़ीर आज़म साहब ने 2 दफ़ा सिर्फ बलूचिस्तान का जो है वो 1 साल में तकरीबन जितनी भी मुद्दत हुई है हुकूमत को बने हुए, उसके बाद से सिर्फ 2 दफ़ा विजिट किया है जब दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ है। तो आप नहीं समझते कि दुनिया भर में अगर कोई इस तरीके का बड़ा इंसिडेंट होता है तो वज़ीर आज़म अपनी सीट से जो है वो हट जाते हैं, वॉलंटरली जो है वो ये कहते हैं, मगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं से वो मजम्मत करते हैं और फिर भूल जाते हैं। कोई अपनी सीट से हटने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस मुल्क के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से इंसिडेंट जो है वो बढ़ रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करता, वो नज़र नहीं आ रहा। आपने कहा ना कि जो लोग मजम्मत करते हैं भूल जाते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए कि जो लोग मजम्मत करते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि जो लोग शहीद हुए हैं वो किस जगह से ताल्लुक रखते हैं। वो मजम्मती करारदाद जो उनके प्रेस सेक्रेटरीज ने लिखी होती है, बिल्कुल, और वो प्रेस को इशू कर देते हैं, वो खुद पढ़ते भी नहीं है कि क्या लिखा हुआ। अगर मैंने आपसे बात ना, इस मुल्क में कोई ऐसा अदारा होता जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बना रहा होता और उस पर हमारे फौज है, फौज लड़ रही है, अब फौज तो लड़ रही है और इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी हो रहे हैं, FC भी कर रही है, रेंजर्स भी कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो बार बार जो चीजें हो रही हैं, खासतौर मैंने आपसे बताया ना कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पे हर जगह को ट्रुप्स प्लेसमेंट से कवर करना मुश्किल है। तो इसका मतलब ये कि हम अपनी अनसीन इंटेलिजेंस सिस्टम को बढ़ाएं, सर्वेलेंस सिस्टम को बढ़ाएं, सैटेलाइट सिस्टम को बढ़ाएं, कुछ ऐसा तरीका कार निकालें। सर अब तो जदीद दौर है, जदीद दौर से सैटेलाइट के जरिए सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा सकते हैं, कमांड कंट्रोल रूम कायम करके सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे जो है वो चीज़ें अगर हुकूमत करना चाहे तो सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स जो है वो कर सकती है। हमारी फौज भरपूर काम कर रही है दहशतगर्दियों के खिलाफ, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ भी करती है, मगर कुछ जिम्मेदारियाँ तो हुकूमत के ऊपर भी आयद होती है ना सिर्फ दहशतगर्दी हो रही है तो उसके
उसके लिए जो है वो फौज या कानून नाफिज करने वाले इदारे ही उसको जो उससे निपटे, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस तरीके से कहाँ होता है? सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन हुकूमत तो कोई काम नहीं कर रही ना। हुकूमत के अंदर कोई काबिलियत होती काम करने की तो वो इस दहशतगर्दी के नफरियत से निपटने की, तो फिर आपको नजर आता ना कि वो खत्म हो रही। मैंने बताया ना कि आपको एक बहुत अहम, हमने एक जंग, एक क्राइसिस लड़ ली है हमने, वो हमने अभी ओवर हुए हैं, अब सीज फायर चल रहा है, लेकिन इंडिया तो बाज नहीं आएगा। और वो दहशतगर्द ग्रुप जो है कि बलूचिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी बाज नहीं आएंगे। अब वो रोजाना उस चीज को बढ़ती जा रही है, कभी खुलदार में हो जाता है, कभी केला में हो जाता है, कभी कोयटा में हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस, जो सर्वेलेंस, जो इनपुट जो आनी चाहिए वो इनपुट नहीं आ रही है। अब मैंने आपसे ये भी अर्ज किया कि हैंडीकैप भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह को, हर चीज को, इतना बड़ा इलाका है उसको कवर भी नहीं। लेकिन जहां से वो चीज ओरिजिनेट हो रही है, जो अफगानिस्तान से और इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है, उस हब को तो टैकल करना चाहिए ना। वहाँ पे जो ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ पे बड़े तरीक़ाकार होते हैं मुल्कों के पास, डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं। आप ओवर्ट भी करते हैं, आप कोवर्ट भी करते हैं, छुप के भी करते हैं, सामने आके भी करते हैं। तो यहाँ पे अब ये पॉलिसी तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि बैठना चाहिए कुछ कि जी इस तरह तो मासूम लोगों की जान जाया हो रही है, तो वो तो बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है जो हो रहा है। अच्छा गद्दाफी साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि आप नहीं समझते कि एक इंडिया क्योंकि नेगेटिव इमेज क्रिएट करने में माहिर है, हालिया जो कशीदगी के दौरान भी भारतीय मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैया जिस तरीके से इख्तियार किया, उनकी हुकूमत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया, वो पूरी दुनिया ने देखा। मगर आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से जो दहशतगर्दी के इंसिडेंट हो रहे हैं, भारत हम तो ये जानते हैं क्योंकि इस वक्त मैं अपने प्लेटफॉर्म से, ये मुट्ठी भर दहशतगर्द है जिसके लिए जिसको ये प्रिटेंड करती है इंडिया कि वो बलूचिस्तान जो है वो सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। आर्मी चीफ साहब ने भी ये फरमाया था कि ये मुट्ठी भर जो है वो दहशतगर्द है और इनसे निपटना हम बाखूबी जानते हैं। तो इस तरीके का अज़म है हमारा और हम किसी को जो है वो अलहदगी इख्तियार नहीं करने देंगे, और ये सिर्फ मामूली दहशतगर्द है। मगर भारत की जानिब से इस तरीके का जो प्रिटेंड करना कि कराची पे हमला हो गया, भारत बलूचिस्तान को जो है वो अलग करवा दिया, इस तरीके की खबरें कितना नेगेटिव और गैर जिम्मेदाराना रवैया है सर? यार वो तो हम उससे हज़ार दफा बात कर चुके हैं कि भारत का मीडिया जो है बिका हुआ मीडिया, कूदी मीडिया, उसको उसके अपने लोग यकीन करते, यानी उनके मुल्क के अंदर जो लोग हैं उस मीडिया के ऊपर यकीन नहीं करते, सिवाय वो चंद पागल किस्म के, जुनूनी किस्म के लोग उधर बैठे होते हैं, जिनका नाम लेना भी मैं अपनी जुबान के ऊपर गंद समझता हूँ। तो वो तो बाज नहीं आएंगे। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, हमें अपना वो जो बकवास करते हैं, जो सन्नास करते हैं, उनको पकने दीजिए। दुनिया अब जान गई है कि वो बकाऊ मीडिया, अल जजीरा की आप रिपोर्ट आके पढ़ लें, आप बात दुनिया के बड़े बड़े चैनल जो है, दुनिया के अखबारों की रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि भारत मीडिया भी झूठ बोलते हैं और भारत की जो फौज है वो भी झूठ बोलती है। परसों क्रिस्टाना अफेयर का एक इंटरव्यू था जिसमें करण थापर ने उससे पूछा था कि जी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहा है कि जी हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को बड़ा, उसका क्या जवाब था? उन्होंने कहा जी वो इंडियन एयरफोर्स चीफ जो झूठ बोल रहा है और इट इज ऑल बकवास। अब इससे बड़ा थप्पड़ कोई मार सकता है किसी मुल्क के मुंह पर, बाहर बैठ के, अमेरिका में बैठ के? लेकिन जो बेशरम बेगैरत लोग होते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे और इंडियन एक कूदी मीडिया जैसे जो एंकर हैं, ये तो पैदा ही झूठ में हुए थे। इनके माँ बाप ने उनको खुद ही झूठ की पिलाई थी। ये तो जलालत के गटर है उसमें पैदा हुए थे। चले बहुत बदरफा साहब, ब्रेक पे जाना है, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी के बाद एक और दहशतगर्दी का हमला खुजदार में जो है वो आज खौफनाक वाकया, जिसमें मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। उनकी स्कूल वैन पे जो है वो ये दहशतगर्दी का वाकया, बुज़दिलाना कार्रवाई मैं इसको कहूँगा कि की गई और एक मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया, जिसमें से 4 बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं और 6 जो है वो ज़ख्मी हैं। और इसी के साथ साथ जो ओवरऑल सूरत हाल है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी आज के दिन हुई है खुजदार में, इसके ताने बाने इंडिया से मिल रहे हैं और ये मुकम्मल तौर पे स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इसको करार दिया गया है, जिसमें तमाम जितने भी हमारी जो है वो ISPR इदारा हो या दीगर इदारे हों, उन सब ने मजम्मत की है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, वज़ीर आज़म साहब ने, सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस तमाम वाक़े की मजम्मत की है। इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करते हैं।